हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज डे 22 है हमारा, सॉरी 32 है हमारा, ठीक है। और 32 के अंतर्गत हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नों को आज देखने का प्रयास करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं हमारे मास्टर कैडर के एग्जाम के लिए, ठीक है। देखो, आप सभी को जो बच्चे बहुत पहले से ही टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर इन एमसीक्यू को कर रहे हैं, उनको बखूबी रूप में ये मालूम है कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन कर रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिले हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न हमें जो गत परीक्षाएं हैं, काफी हमें उनमें से भी हमने उठाए हैं क्वेश्चन। उन क्वेश्चनों में भी हमें यह देखने को मिला है कि आगे हमें क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तब तो आप जो है हमारे स्क्रीन पर नंबर जो दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें कॉल कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं और ऑनलाइन कोचिंग का हिस्सा बन सकते हैं। मास्टर कैडर हिंदी जो है उसका बैच जो है बिल्कुल बखूबी रूप में चल रहा है ना। और जो है हम इसके लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी जो है अच्छे बखूबी रूप में हो सके, ठीक है। इसी के साथ साथियों, आप सभी को यह भी बता दें कि ईटीटी सेकंड पेपर जो है उसके लिए भी हम जो है ऑनलाइन कोचिंग जो है वो दे रहे हैं, जिसके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासें आपके लिए रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी रहेगी और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेंगे। और काफी अच्छी तैयारी आपकी जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाई जाएगी। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अगर आपको कोई शंका है, तब भी आप जो है इस नंबरों के माध्यम से जो आके आपको स्क्रीन पर दिखाई रहे हैं, तो इन नंबरों के माध्यम से आप जो है अपनी शंका को दूर कर सकते हैं। और साथियों, ये भी है कि अगर कुछ बच्चे जो है ऑफलाइन जो है करना चाहते हैं, मतलब ईटीटी सेकंड पेपर की तैयारी करना चाहते हैं ऑफलाइन, है ना, तो उसका भी प्रबंध हमारे पास है, जो कि 19 अप्रैल से जो है ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है ईटीटी कैडर का जो सेकंड पेपर है उसका, ठीक है। तो आप जो है बखूबी तैयारी कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तब भी, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तब भी आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ आप बखूबी रूप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है हमारा कर रहे हैं, हमारा प्रथम नंबर का क्वेश्चन है, मास्टर कैडर से संबंधित हम एमसीक्यू कर रहे हैं, आप सभी को मालूम है। उसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और पहला क्वेश्चन है और उसके बिल्कुल जो समक्ष है हमारे, वो चार विकल्प हैं जो कि देखने को मिलेंगे। देखो, कौन सी कृति यानी कि रचना मोहन राकेश की नहीं है, इनमें से हमने ये बताना है कि कौन सी कृति जो है वो मोहन राकेश की नहीं है। ए, अंडे के छिलके, बी, सिपाही की मां, सी, कर्फ्यू, डी, प्रकाश और परछाई। तो कौन सी कृति जो है मोहन राकेश की नहीं है, हमने नहीं देखना है जो नहीं है। तो अंडे के छिलके ये तो बिल्कुल है, बी, सिपाही की मां, ये भी जो है मोहन राकेश की कृति है, सी, कर्फ्यू, ये भी मोहन राकेश की कृति है, डी, प्रकाश और परछाई, ये मोहन राकेश की कृति नहीं है। मोहन राकेश जो है वो आधुनिक लेखककार हैं। मोहन राकेश का जन्म जो है 1925 के करीब हुआ, ठीक है। और इन्होंने जो है आधे अधूरे नाटक लिखा, ठीक है। आधे अधूरे इनका जो है वो मध्य वर्गीय परिवार जो है उसको उद्घाटित करता है, उसको जो है कि किस प्रकार से मध्य वर्गीय जो समाज है, जो परिवार है, वो किस प्रकार से एक दूसरे से खिंचा खिंचा रहता है, तनावपूर्ण रहता है, एक दूसरे से कोई बात नहीं की जाती, है ना। बड़ों का कोई आदर नहीं है, पत्नी जो है वो पति की बात नहीं मान रही, बच्चे जो है माता पिता की बात नहीं मान रहे। और जो है एक आधे अधूरे इसका टाइटल या इसका जो शीर्षक इसलिए रखा गया है कि जो इसकी पात्र है सावित्री, वो है कि अलग अलग पुरुषों के संपर्क में आती है, तो वो कहती है कि अंत में कि सभी के सभी पुरुष जो है
वो आधे अधूरे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सारे के सारे जो मानव जाति है उसमें कोई संपूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई दोष होता है, लेकिन हम क्या है उसकी कमियां, उसकी खामियां ढूंढने में लग जाते हैं, जिससे हमारा जो आधुनिक जीवन है, जो भागदौड़ की जिंदगी है, वो काफी उब सी जाती है, मुश्किलें आती हैं, परिवार जो है विघटन की ओर संकेत करता है। तो ये सब कुछ आधे अधूरे में दिखलाया गया है ना। भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाटक मंडपों का विधान किया है, कि नाटक मंडप जो है वो कितने प्रकार के हैं? ए 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो भरत मुनि जो है तो उन्होंने 3 प्रकार के नाटक मंडपों का विधान किया है। ठीक है, भरत मुनि का काफी जो प्रसिद्ध है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का काफी प्रसिद्ध है ना। तो भरत मुनि जी जो है वो नाट्य शास्त्र के माध्यम से रस का उद्घाटित करते हैं, रस को प्रसारित करते हैं। ठीक है, तो रस के प्रणेता माने जाते हैं भरत मुनि जी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाटक मंडपों का विधान किया है। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसे उसका नाम क्या है? जब नाटक कोई खेला जाता है ना, जब कोई नाटक का अभिनय किया जाता है, एक्टिंग जिसको बोलते हैं ना, एक्टिंग की जाती है रंगमंच के जिस अगले भाग पर वो होती है, उसका नाम क्या आता है? ए रंगपीठ, बी रंग शीर्षक, सी नेपथ्य, डी रंगशाला। तो उसे क्या कहा जाता है? रंग शीर्षक। ठीक है, रंग शीर्ष जो कहा जाता है, नाटक का अभिनय जहां होता है रंगमंच के अगले भाग पर, उसे रंग शीर्षक कहा जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है? तो रंग शीर्षक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। तो नाटक जो है, नाटक जो है वो क्या है कि आधुनिक विधा का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नाटक जो है, नाटक के माध्यम से समाज को एक सीख दी जाती है। नाटक का उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं समाज के दर्पण को जो है वो दिखलाता है कि समाज किस प्रकार से जाता है, किस प्रकार से जो है उसमें कुरीतियां आ चुकी है। और नाटक के माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचाया जाता है, लोगों को उद्देश्य दिखाया जाता है कि हम जो है किस प्रकार से आधुनिक जीवन में कुकृतियां कर रहे हैं और आडंबर जो है वो किस प्रकार से फैल रहे हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेशकों की संख्या कितनी होती है? सूच्य कथानक जो होता है उसको प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षों की संख्या कितनी होती है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। तो सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपेक्षों की संख्या कितनी प्रकार की होती है? तो वो मानी गई है हमारी 5 प्रकार की। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि 5 प्रकार की जो है अर्थोपेक्षों की संख्या की गई है। 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति प्रकाशित हुई? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, डी अंडे के छिलके। तो 1969 में मोहन राकेश की कौन सी कृति जो है प्रकाशित हुई है? तो मोहन राकेश की जो प्रकाशित कृति है वो कौन सी है? आधे अधूरे। ठीक है, आधे अधूरे जो है 1969 में इनका प्रकाशित जो है इनका नाटक माना जाता है। ये तीनों के तीनों इनके नाटक है। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे।
ठीक है, आधे अधूरे, ये इनके जो है 3 नाटक हैं, जो कि तीनों के तीनों नाटक जो है कहते हैं कि 3 नाटकों के माध्यम से काफी प्रसिद्ध हो चुके थे ये। और एक इनका नाटक और है, पैरों तले जमीन, जो कि अधूरा नाटक है। ठीक है, जो कि इनका अधूरा नाटक माना जाता है, पैरों तले जमीन। अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीत नाट्य का अंश है? अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीत नाटक का अंश है? एक घूंट, क्या है? ए घूंट। बी अंधा युग। सी द्रौपदी। डी इनमें से नहीं, इनमें से कोई नहीं यानी कि। तो अश्वत्थामा का अर्ध सत्य गीत नाटक का अंश है अंधा युग। तो अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की कृति मानी जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, कि अश्वत्थामा का अर्ध सत्य किस गीत नाटक का अंश है? अंधा युग। बी ऑप्शन सही आंसर है। बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? बिना दीवारों का घर। ए गोविंद चातक। बी शिव प्रसाद सिंह। सी मनु भंडारी। टी रमेश बख्शी। तो बिना दीवारों का घर किसकी नाट्य कृति है? मनु भंडारी। तो मनु भंडारी की कृति है बिना दीवारों का घर। तो बिना दीवारों का घर हमारा सही ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन, मनु भंडारी। कौन सा नाटक मुर्दा राक्षस का नहीं है? ठीक है, मुर्दा राक्षस जो है उसका कौन सा नाटक नहीं है? ए रस गंधर्व। बी तिलचिट्टा। सी मरजीवा। डी योर्स फैथफुल्ली। तो इनमें से 3 नाटक तो जो है मुर्दा राक्षस के हैं, लेकिन एक नाटक नहीं है, वो कौन सा है? तो वो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक है, रस गंधर्व किसका है? मणि मधुकर का। मणि मधुकर का नाटक है रस गंधर्व। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है, बाकी 3 जो है ये तीनों के तीनों नाटक जो है मुर्दा राक्षस जी के हैं। ठीक है, मुर्दा राक्षस जी के तीनों नाटक हैं, लेकिन रस गंधर्व किसका है? मणि मधुकर का। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या, तो मूल समस्या हमने बताना है, मूल उद्देश्य भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, कि क्या कहना चाहा है लेखक ने, मूल उद्देश्य है, मूल समस्या है। तो क्या है मिस्टर अभिमन्यु की? ए स्वच्छंद प्रेम। बी पूंजीवादी व्यवस्था ए भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। सी समाज सुधार। डी उपदेशात्मक वृत्ति। तो मिस्टर अभिमन्यु की मूल समस्या क्या है? तो वो है पूंजीवादी व्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था ए भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी, पूंजीवादी व्यवस्था ए भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम। विषम साहनी की नाट्य कृति कौन सी है? विषम साहनी, तो हमने बताना है कि विषम साहनी की नाट्य कृति कौन सी है। ए कबीरा खड़ा बाजार में। बी शतुरमुर्ग। सी पेपर वेट। डी द्रौपदी। तो भीषम साहनी की कौन सी कृति है? कबीरा खड़ा बाजार में। कबीरा खड़ा बाजार में भीषम साहनी की नाट्य कृति मानी जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भीषम साहनी जी जो है इनका काफी तमस जो है इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। काफी प्रसिद्ध उपन्यास है इनका तमस। तमस के अंतर्गत इन्होंने जो है जातिवाद कि किस प्रकार से लोग एक जाति से दूसरी जाति से घृणा करते हैं, आपस में लड़ते हैं, है ना। तो और जो है आतंक, ठीक है, उस समय के आडंबर,
ठीक है, भेदभाव, और उस समय का जो है कह लीजिए आप कि तमस में उस समय का जो है सांप्रदायिकता थी। सांप्रदायिकता लोगों में जो है काफी जो है डर बिठाने के लिए बिठाया हुआ था, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जाता था, है ना। तो इस प्रकार का जो है ताना बाना जो बुना है भीष्म साहनी जी ने तमस के माध्यम से लोगों को, वो और जो है उनकी आंखें खोलना चाहते हैं कि हमें जातिवाद, आतंक, आडंबर, भेदभाव, सांप्रदायिकता इन सब से दूर रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए। तो ये सब कुछ उन्होंने तमस में बतलाना चाहा है। भारतेंदु युग के किस नाटककार को प्रहसन लिखने में कुशलता प्राप्त थी? कुशलता मतलब कि उन्हें काफी महारत हासिल थी, वो काफी कुशल थे। तो ए बाल कृष्ण भट्ट, बी राधा कृष्ण दास, सी राधा चरण गोस्वामी, डी गोपाल राम गहमरी। तो भारतेंदु युग का कौन सा नाटककार था जो प्रसन्न लिखने में काफी कुशलता प्राप्त थी? वो थे राधा चरण गोस्वामी। रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचिता कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचिता कौन माने जाते हैं? ए भारतेंदु, बी लाला श्री निवास दास, सी राधा चरण गोस्वामी, डी बालकृष्ण भट्ट। तो क्या होगा आंसर हमारा? लाला श्री निवास दास। ठीक है, लाला श्री निवास दास जो है रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक के रचिता माने जाते हैं। और रणधीर प्रेम मोहिनी जो नाटक है वो दुखांत नाटक है। ठीक है जी, दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, और लाला श्री निवास दास का नाटक है। इसी के साथ साथियों आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। आपने जो है बिल्कुल आसान सा काम करना है कि सबसे पहले आपने टाइप करना अपना नेम, फिर पेपर, यानी कि जिस पेपर की आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से, उस पेपर को आपने टाइप कर, सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से संबंधित हैं, अगर गांव में रहते हैं फिर भी आप अपने गांव का नाम जो है टाइप कर सकते हैं, मेल फीमेल अपना जेंडर आपने टाइप करना है। और ये सब कुछ टाइप कर आपने इन नंबरों के माध्यम से, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें मैसेज कर सकते हैं और एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा जो है आप बड़े ही आसानी के साथ बन सकते हैं। इसी के साथ साथियों आपको हम यह भी बतला दें कि इंग्लिश मास्टर कैडर, पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी लेक्चरर कैडर, आर्ट एंड क्राफ्ट पीटीआई, हिंदी मास्टर कैडर के लिए भी आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप जो है इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए साथियों हम आपके लिए जो है लाइव क्लासें रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें आपको मिलेंगी, साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज थ्योरी करवाई जाएगी ताकि आपका कोई भी टॉपिक जो है आपसे छूट ना पाए और अच्छे से तैयारी हो। इसी के साथ टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, क्योंकि इसका कारण यह है साथियों आपको यह मालूम हो जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमें आने वाले हैं या हमारे गत जो परीक्षाएं हुए हैं उनमें किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे गए थे और नए क्वेश्चन किस प्रकार से प्रश्न जो है नए किस प्रकार से बन सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके लिए रखा गया है ताकि आपकी तैयारी जो है बिल्कुल बखूबी रूप में हो सके और आप जो है अपने एग्जाम में अपने पेपर में उत्तीर्ण हो, अच्छे मार्क्स के साथ आप जो है सफलता को हासिल करें। फिर भी आपके मन में कोई शंका है या किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप जो है स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं आप इन नंबरों के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी आप पा सकते हैं, आपने कोई शंका नहीं रखनी है। इसी के साथ साथियों आप जो है आप पी स्टेट 1 पेपर 2 टेट का और एनटीटी मास्टर मिस्टर कैडर, ठीक है, पीसीपीएल गवर्नमेंट जॉब की बैंकिंग आदि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं फिर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं, आपकी तैयारी बखूबी रूप में करवाई जाएगी। ठीक है, और चलते हैं हम आगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से हिंदी नाम से अनुवाद किसने किया था? मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु,
ए श्रीधर पाठक, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु, डी राजा लक्ष्मण सिंह। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से जो अनुवाद किया था, ठीक है, मर्चेंट ऑफ बंधु, दुर्लभ बंधु के नाम से जो अनुवाद किया था वो किया था भारतेंदु जी ने, ठीक है, भारतेंदु जी ने किया था। तो भारतेंदु जी जो है उनका जो काल है वो 1850 से 1900 तक ठहरता है, ठीक है, और इन्होंने काफी अनुवादित, ठीक है, काफी अनुवादित और जो है मौलिक नाटक लिखे थे। दोनों प्रकार के नाटक इन्होंने लिखे, अनुवादित भी हैं, मौलिक भी हैं। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, भारतेंदु। भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? अब हमने बताना है कि भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है। ए नील देवी, बी विशस्य विशोधम, सी भारजनी, डी सती प्रताप। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, विशस्य विशोधम इनका पहला मौलिक नाटक माना जाता है। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी इनमें से किस वर्ग का नाटक है? ए प्रहसन, बी भाण, सी विथि, डी गीति नाट्य। भारतेंदु जी का अंधेर नगरी जो है इनमें से किस वर्ग का नाटक है? तो ये जो नाटक है साथियों ये है प्रहसन। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ये प्रहसन जो नाटक माना जाता है। तो प्रहसन विधा का नाटक है ये, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। भारतेंदु रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक का रचना काल क्या है? अब हमने बताना है कि भारतेंदु जी का सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो है वो किस काल में रचा गया था। ए 1883, बी 1875, सी 1881, डी 1878। तो 1875 भारतेंदु जी का सत्य हरिश्चंद्र नाटक था। इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रता का सवरित मुखरित हुआ? ठीक है, देश प्रेम और राष्ट्रता का। ए अजातशत्रु, बी बकरी, सी चंद्रगुप्त, डी अंजो दीदी। तो किसमें जो है हमें देखने को मिलता है देश प्रेम और राष्ट्रता? वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक में हमें जो है देश प्रेम और राष्ट्रता का मुखर जो है वो उद्भाषित होता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। साहित्य में शीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न किस नाटक में उठाया गया है? ए आधे अधूरे, बी ध्रुव स्वामिनी, सी आषाढ़ का एक दिन, डी आठवां सर्ग। तो साहित्य में शीलता एवं अश्लीलता का प्रश्न जो है उठाया गया है वो कौन सा नाटक है? वो है आठवां सर्ग। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है, ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है आठवां सर्ग, और आठवां सर्ग में शीलता और अश्लीलता का प्रश्न उठाया गया है। कौन सा एकांगी गणेश प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? गणेश प्रसाद द्विवेदी का कौन सा एकांगी नहीं है? ए शर्मा जी, बी कामरेड, सी नानक की नवाज, डी गोष्ठी। तो कौन सा है? वो है नानक की नवाज। तो कौन सा नहीं है? नानक की नवाज। गुण इनमें से किस नाटककार की कृति है? गुण ए जयशंकर प्रसाद, बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण वर्मा, डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो गुण इनमें से किस नाटककार की कृति मानी गई है? तो वो मानी गई है लक्ष्मी नारायण वर्मा जी की। लक्ष्मी नारायण वर्मा जी ने गुण नाटक लिखा। प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा है? प्रसाद जी का अंतिम नाटक कौन सा माना गया है? ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी विशाख। तो प्रसाद जी का जो अंतिम नाटक है वो है ध्रुव स्वामिनी 1933। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी 1933 इनका अंतिम नाटक है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। प्रसाद जी का कौन सा नाटक रचिता की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है? प्रसाद जी का कौन सा नाटक है जो कि रंग में अंचिता की दृष्टि से सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है? ए स्कंदगुप्त, बी विशाख, सी चंद्रगुप्त, डी ध्रुव स्वामिनी। तो कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी जो कि रंग में अंचिता और दृष्टि से सबसे उपयुक्त है, यानी कि रंगमंच पर इसका जो है अभिनय किया जा सकता है।
किस नाटककार ने नाटकों के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? कौन सा नाटककार है जिन्होंने माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाया और पारसी रंगमंच का विरोध किया? ए जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन में हमारे पास है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी गोविंद चातक, डी विनोद रस्तोगी। तो कौन से है वो है हमारे पास भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है उन्होंने जो है हिंदी को लोकप्रिय और पारसी रंगमंच का विरोध किया था। चार विचारे किस नाटक की कृति है? चार विचारे, ए गोपाल राम गहमरी, बी उपेंद्र नाथ अशक, सी पांड्य वेचन शर्मा उग्र, डी हरिकृष्ण प्रेमी। तो चार विचारे जो है वो कृति है पांड्य वेचन शर्मा उग्र की। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी कृति हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं है? तो कौन सी कृति जो है वो हरिकृष्ण प्रेमी की नहीं मानी जाती? प्रतिशोध, ये तो हरिकृष्ण प्रेमी का है। बी रक्षाबंधन, ये भी हरिकृष्ण प्रेमी का है। सी विषपान, हरिकृष्ण प्रेमी। डी सिंदूर की होली, ये जो है हरिकृष्ण प्रेमी का नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी है, सिंदूर की होली, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और जो है अधिक से अधिक लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ अधिक से अधिक लेक्चर को शेयर कीजिए, ताकि जो है कि आपके मित्रगण भी इस लेक्चर का काफी फायदा जो है लाभ उठा सके। आप सभी को मालूम है कि ये जो लेक्चर है, जो ये आपको सेट लगवाए जाते हैं, इनका एक ही मंतव्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है, ताकि आपकी मास्टर कैडर की तैयारी जो है अच्छी से हो सके और आपको ये भी मालूम हो कि किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार हिंदी साहित्य की प्रतियोगिताओं में देखे भी गए हैं। तो इसलिए आप जो अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके जो है मित्रगण भी इसको जो है लाभ उठा सके और जो है इस अपनी तैयारी बखूबी रूप में कर सके। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे आज्ञा चाहूंगा। हम फिर से मिलेंगे अगले सेट में, अगले जो लेक्चर में, ताकि आपके और अच्छे क्वेश्चन हम करवा सके। हमारा यही प्रयास रहता है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।